नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम कोशिका अर्थात सेल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। ये सारे प्रश्न हम ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कोशिका अर्थात सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कोशिका को जो है बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है साइटो, अर्थात कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहा जाता है और इसी के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है साइटोलॉजी, ये इसका सही जवाब आ जाएगा। फिर अगला दूसरा है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, या फिर कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन आया तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। वास्तव में इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी तो जो बॉटल का कार्क होता है उसको इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिका की खोज की थी और सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था। और इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो एक मृत कोशिका था। अगला है रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज खालिस्तान में देखकर की थी, तो उन्होंने पतली कार के टुकड़े से की थी। अगला है सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखिए जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में, वो मृत कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका ऐसा पूछा जाए तो याद रखेंगे ल्यू वेन हॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की थी लगभग 1674 के आसपास। ये 1665, लगभग इसके 9 साल बाद 1674 के आसपास। हालांकि ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। तो इन्होंने ल्यू वे हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। और ऐसा पूछा जाए कि जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले ल्यू वेन हॉक ने किसमें की थी, तो तालाब के जल में इन्होंने की थी। सवाल नाम है इसका स्पेरोगेरा, पहली जीवित कोशिका थी जिसको माइक्रोस्कोप में देखा था किसने, ली वेन हॉक ने। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज और सबसे पहले कोशिका की खोज, दोनों वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। देखिए जो अंडे का पीला वाला हिस्सा होता है बीच का, जिसको हम यॉक कहते हैं, पीतक कहते हैं, ये पीला वाला हिस्सा, ये एक कोशिका है। अब हम देखेंगे तो सबसे जो बड़ा अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका है इसलिए सबसे बड़ा कोशिका हो जाता है। अब शुतुरमुर्ग के संबंध में एक चीज आप और याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा पक्षी अगर पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग है। वर्तमान में जीवित पक्षी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा अंडा भी पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब इसी के जो अंडे की कोशिका है वो सबसे बड़ी जो जीवित कोशिका आप ध्यान में याद रख सकते हैं। और इसको देखने के लिए कोई सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती, इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। अगला है सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये जो सिद्धांत है इसको कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। इसको स्लाइडेन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और जो स्लाइडेन थे वास्तव में क्या थे, वो वनस्पति शास्त्री थे और श्वान जो थे वो जंतु विज्ञान शास्त्री थे। स्लाइडन ने कहा कि जितने भी वनस्पति जगत के पौधे हैं उसका जो शरीर का निर्माण है वो कोशिका से होता है। उसी तरह से श्वान ने कहा कि जंतु जगत की जितने भी आपका शरीर है उसका भी जो कोशिका का शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। तो अल्टीमेटली इन दोनों ने एक सिद्धांत निकाला और कहा कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर है वो कोशिका से ही बना होता है। तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो इनका नाम है स्लाइडेन। स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक है ये, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है लेकिन आंसर तो उसका एक ही आएगा, स्लाइडेन और स्वान। अगला है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। देखिए कोशिका में क्या है, स्वजनन की क्षमता हो जाता है। अगर एक कोशिका जो है, एक सेल डेड हो जाता है तो उसके जो बगल वाला कोशिका है उसका स्थान ले लेता है, पुनर्जन्म हो जाता है उसका, है ना। तो इसका जो सिद्धांत किसने दिया था ऐसा पूछा जाए तो रूडोल्फ विर्चो।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। अर्थात जो कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना है, प्रत्येक जीव कोशिका से बना है, लेकिन विषाणु एक ऐसा वायरस या विषाणु, याद रखना नाम, एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में कोशिका नहीं पाया जाता, इसलिए ये जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये प्रश्न याद रखेंगे। अगला है, प्रोक्यूरोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा चीज जो है नहीं होता। आप ऑप्शन देख के बताएंगे। तो देखिए, जो प्रोक्यूरोटिक कोशिका होता है, प्रोक्यूरियोटिक, और एक होता है आपका यूकेरोटिक। तो प्रोक्यूरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें नाभिक अर्थात केंद्रक नहीं होता, और मोनेरा जगत के जितने भी आपके जो जीव है उसको जितने भी प्रोक्यूरियोटिक कोशिका वाले जो जीव है उसको मोनेरा जगत में रखा जाता है। और या उल्टा घुमा के पूछ दिया जाए कि मोनेरा जगत के जो जीव है उनके कोशिका किस प्रकार की होती है, तो प्रोक्यूरियोटिक प्रकार की होती है। और प्रोक्यूरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है उसके जितने भी जीव होते हैं उसके कोशिका में नाभिक या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मोनेरा जगत। अगला है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोप्लाज्मा। अगला है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। ये जो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में क्या है, अंदर में अगर आप बात करें तो केंद्रक के बाहर होता है केंद्रक झिल्ली, जिसके अंदर में आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक और जो जीव द्रव्य इत्यादि भरा होता है। तो एक तरह का ये अनुवांशिक पदार्थ है या फिर आरएनए, ये सब जो है इसका संश्लेषण कहाँ होता है, सब पूछा जाए तो याद रखेंगे केंद्रक। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली है या फिर केंद्रक झिल्ली ऐसा पूछा जाए तो ये बना होता है यूकेरियोटिक सेल में फास्फोलिपिड का। अगला है, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न किस प्रकार है। तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक जो है नहीं पाया जाता, यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका देखेंगे, अब केंद्रक है तो केंद्रक की सुरक्षा के लिए केंद्रक झिल्ली भी होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे तो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी हम है पढ़ लेते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है, यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है, न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है। तो यूकेरियोटिक में तो न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। तो ये सब जो है परमाणु झिल्ली, अगर केंद्रक है तो माइटोकॉन्ड्रिया, परमाणु झिल्ली, ये सब होता ही है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो पादप कोशिकाओं में तो क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लग उपस्थित होते हैं, उसी के माध्यम से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये जो पॉइंट है विशेषता नहीं है वाला, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका कोशिका झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य अर्थात इसको अर्ध पारगम्य भी कहा जाता है, इसको अर्ध पारगम्य। दो चीज याद रखेंगे, कोशिका जो झिल्ली है वो अर्ध पारगम्य तरीके का होता है, और जो कोशिका भित्ति होता है, याद रखेंगे कोशिका भित्ति वो पारगम्य वाला विशेषता रखता है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य। ये अर्ध पारगम्य का मतलब क्या है, कोशिका झिल्ली आप देखेंगे केंद्रक में बाहर जो जीव द्रव्य वगैरह भरा होता है, और जो बाहर ये है कोशिका झिल्ली है। तो ये जो कोशिका झिल्ली की विशेषता है कि ये अपने हिसाब से कौन से पदार्थ को अंदर बाहर जाना चाहिए फिल्टर करता है एक तरीके से, तो इसलिए अर्ध पारगम है, सब चीज को अंदर बाहर जाने नहीं देता, अर्ध पारगम। ठीक है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके कारण जो है आपका विलेख हो या फिर विलायक हो इसके पार हो जाता है, इसलिए वो पारगम्य होता है। तो ये जो दोनों चीज़ है आपको याद रखना है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति होता है आपका अर्ध पारगम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अगला है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन और लिपिड दोनों से, ये वाला जवाब आ जाएगा। लिपिड क्या है लिपिड क्या है, लिपिड एक तरीके का आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला है
कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? मैंने अभी जस्ट बताया, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है परासरण और विसरण। जो आर पार आने जाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है परासरण या फिर विसरण। परासरण ऑप्शन में नहीं रहेगा, विसरण भी रहेगा, तो आप इसको लगा लीजिएगा। देखिए, ये परासरण और विसरण क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनने की जो क्रिया होती है उसको विसरण कहा जाता है। ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, तो मिलने के बाद या तो ये क्या बनेंगे, समांगी फिर विषमांगी, है ना। लेकिन ये जिस प्रकार का मिश्रण बनेंगे, अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से समांग मिश्रण बनने, अगर समांग मिश्रण बनेंगे तो वो जो क्रिया कहलाएगी वो विसरण अर्थात डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और परासरण क्या होता है? दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया। एक की सांद्रता कम है, एक की सांद्रता ज़्यादा है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या उसके बीच जो क्रिया होगी वो कहलाता है आपका परासरण। जबकि विसरण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को जो स्वतः एक दूसरे से समांग मिश्रण बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाता है आपका विसरण। तो परासरण और विसरण हम जो है अलग से पढ़ ही लेंगे। अभी हम कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका के अंतर्गत भी अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके बता दिया। फिर अगला है आपका उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाली अणुओं के संचरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, अगर इस तरीके से ऑप्शन आए तो ये भी आप याद रखना, सक्रिय आवागमन भी कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो प्रत्येक कोशिका में आप देखेंगे तो केंद्रक कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है ज़्यादातर पादपों के जो कोशिकाएं हैं उसी में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है कोशिका भित्ति, ये सही रहेगा। इसका जो सही जवाब होगा वो कोशिका भित्ति रहेगा। अगला है पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो जो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति एक कठोर संरचना होती है, जैसे कोशिका झिल्ली है ना, उसके ऊपर एक और लेयर हो जाएगा ताकि ये और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। अगला है सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है आपका पौधे या फिर पादप जगत के सेलों में पाई जाती है, अर्थात कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? तो मैंने आपको बताया था कोशिका झिल्ली पूछा जाएगा तो याद रखेंगे अर्धपारगम, लेकिन अगर कोशिका भित्ति पूछा जाएगा तो याद रखेंगे पारगम्य। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या है? सेलुलोज की बनी होती है जिसके कारण ये पारगम्य होती है। पादप कोशिका भित्ति पारगम होती है क्योंकि यह विलायक और विलेय दोनों ही अणुओं को अपने में गुजरने की अनुमति दे देता है। जबकि याद रखेंगे कोशिका झिल्ली जो होता है एक अर्धपारगम झिल्ली होता है जो केवल चयनित आणविक संस्थाओं को ही इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देता है। अर्थात जो कोशिका झिल्ली है वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही उसमें से गुजरने की अनुमति देगा, लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो विलायक विलेय सबको जो है गुजरने की अनुमति देता है, इसलिए वो पारगम्य, और जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य। अगला है निम्नलिखित में से किसको कोशिका भित्ति नहीं होती? तो कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है और इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कोशिका भित्ति ये केवल पादप कोशिका में और वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर एक ही होगा, कोशिका भित्ति। फिर अगला है संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो क्या पाया जाता है? अंतर्द्रव्यी जालिका और
कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, अगर ऐसा लिखा जाए तो यही चीज़ एक ही है। ये जो है आप देखेंगे तो जंतु जगत, पादप जगत, सभी के जो कोशिका में ये सब कुछ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु जगत दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये लगभग लगभग एक ही क्वेश्चन है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये सब जो है जंतु जगत, पादप जगत दोनों में पाया जाता है। ठीक है क्योंकि अगर इसमें आप ऑप्शन भी देख के समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति जो है वो तो आपके जंतु जगत की कोशिका में नहीं पाया जाता, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पादप में पाया जाता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये फिर कोशिका भित्ति फिर आपका पौधे में पाया जाता है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन से भी आप आंसर बना सकते हैं। अगर आपको अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका कला इसके बारे में नहीं याद भी आएगा तो आप ऑप्शन दे के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बात करेंगे तो हरित लवक तो आपका पौधे में पाया जाता है, ये नहीं होगा, है ना। कोशिका भित्ति भी पौधे में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। आपका इधर भी देखेंगे तो कोशिका भित्ति वाला ऑप्शन ये दिख रहा है, ये सब पौधे का गुण है, इस भी नहीं, ये भी नहीं होगा। लेकिन कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये चाहे आपका जंतु जगत के जीव हो, चाहे आपका आपका वनस्पति जगत, पादप जगत का जीव हो, दोनों के कोशिका में ये पाया जाता है। अगला है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं और नाभिक शामिल किस में होते हैं? तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? एक तो केंद्रक होता है, उसके अलावा जो है आप कोशिका जो द्रव्य है ये सब होता है। ठीक है, और थोड़ा सा जो गैप वगैरह हो जाता है उसको हम रिक्तिका बोलते हैं। तो ये सब जो है कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है और जीव द्रव्य में ज़्यादातर पानी होता है। वैसे 67% होता है, कहीं कहीं पर 70% भी लिखा है, तो ये ऑप्शन भी सही होता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य में ज़्यादातर क्या होता है? पानी या जल, इस तरीके से ऑप्शन रहे, याद रखेंगे। अगला है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। क्योंकि ये देखेंगे तो ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, यहाँ पर कोशिका द्रव्य है, उसके बाद केंद्रक है, केंद्रक को जो हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम जो है एक्चुअल में दिया किसने था? तो इसका जो वैज्ञानिक का नाम है वो है J.E. पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाया जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा पाया जाता है जल अर्थात पानी। तो ये दोनों ऑप्शन है, इसका सही जवाब आ जाएगा पानी। अगला है, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो लिपिड स्राव क्यों होता है? चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका अर्थात जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है, उसके कारण ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका और ये है आपका राइबोसोम जहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा डॉट जैसे दिख रहा है ना, दरदरा सतह दिख रहा है, वो आपका राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, अंतः प्रद्रव्य की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? तो आप देखेंगे इसकी उपस्थिति, देखिए खुरदुरी राइबोसोम के कारण ही होती है। तो यहाँ पर राइबोसोम ये ऑप्शन आ जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आप याद रख लेंगे राइबोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये सारे जो ऑप्शन आप देखेंगे समझ जाएंगे, प्रोटीन संश्लेषण इसी में होता है। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण का। ठीक है, तो इस तरीके से सेम चीज़ अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब किसके माध्यम से होता है? राइबोसोम। अगला, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता? तो ऐसे कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं होता वो भी आपका राइबोसोम आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो थ्योरी में मैंने आपको बताया था, इसका जो आंसर आ जाएगा गोल्जी का है। एक थैलीनुमा संरचना होती है, तो जो भी चीज़ का स्त्रावित होता है तो इसमें उसका क्या है, इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है और ये संशोधन और पैकेजिंग वगैरह का कार्य करता है। कुछ इस तरीके से थैलीनुमा संरचना आपको दिखता है, इसको कहा जाता है गोल्जी काय।
लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम किससे बनता है? तो ये जो है बनता है गोल्जी कॉय में, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा गोल्जी कॉय आ जाएगा। अगला है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन की थैली अर्थात डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में क्या होता है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो है एक प्रकार के छोटे पुटिका होते हैं जिसमें जल अपघटी एंजाइम होते हैं, अर्थात इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि पाचन वर्ग का काम कर सकता है। इसलिए अगर वो लाइसोसोम फट गया तो आसपास की कोशिका के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो एक आंसर ये अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऐसा पूछा जाए तो लाइसोसोम को, ठीक है। यहाँ पर इसका डिटेलिंग लिखा गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो लाइसोसोम एक प्रकार के छोटे पुटिका होते हैं जिसमें एक जल अपघटकी एंजाइम होते हैं और वे एक एकल झिल्ली में घिरे होते हैं, जो मोटाई जो इसकी बात करें तो 10-100 mm के आसपास रहता है। वे गोल्जी कायर द्वारा बनते हैं। तो किसके द्वारा बनते हैं पूछा जाए तो गोल्जी कायर द्वारा। और इनमें लगभग 60 विभिन्न प्रकार के अम्ल हाइड्रोलेजेस होते हैं जो विभिन्न सामग्रियों के पाचन में मदद करते हैं। अब ये जब फट जाता है तो दिक्कत पैदा करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो याद रखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब ऐसे परीक्षा में आए हुए बहुत सारे प्रश्न भी मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। इसका आंसर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे और इसका आंसर आपको दिखेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा भी चीज़ें लगभग सेम है। थ्योरी में मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया है, तो इसी का जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिखेगा और नीचे आंसर दिखेगा और कौन से एग्जाम में पूछा गया वो सब भी दिखेगा। तो ये परीक्षा में आए हुए अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हुए हैं। तो इसको क्या करना है, आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना है। इसको मैं आपको एप्लीकेशन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।